नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल इकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है अनन्या रामन जी ने वेलाचेरी, चेन्नई से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, आज हमारे पास चेन्नई की अनन्या रामन की भेजी हुई एक चिट्ठी है। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि 2 साल पहले उनके साथ हुई एक सच्ची घटना का जिक्र है। और एक ऐसा अनुभव जिसने उन पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। बिल्कुल, और ये चिट्ठी इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें उस डरावने अनुभव के हर स्टेज को, हर एक पहलू को बहुत बारीकी से बताया गया है। सही कहा, एक तरह से ये एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस की एनाटॉमी जैसी है। तो आज हम अनन्या के इसी अनुभव को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि चेन्नई के वेलाचेरी के एक गर्ल्स हॉस्टल में उस एक रात में ऐसा क्या हुआ था जो इतना भयानक था। चलिए शुरू करते हैं। तो अनन्या बताती हैं कि ये एक त्योहार का हफ्ता था। हॉस्टल लगभग वीरान पड़ा था। ओके। अनन्या और उनकी रूममेट मीरा अपने 2nd फ्लोर पर मौजूद गिनी चुनी लड़कियों में से थी। रात के करीब 1:30 बज रहे थे और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। और उन्होंने लिखा है कि वो खामोशी सुकून देने वाली नहीं, बल्कि खोखली और गूंजने वाली थी। हाँ, एग्जैक्टली। और यहीं से आप देखिए माहौल बनना शुरू हो जाता है। साइकोलॉजी में ऐसी जगहों को लिमिनल स्पेस कहते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसी जगहें जो आमतौर पर लोगों से, शोरगुल से भरी होती हैं, लेकिन जब वो अचानक खाली हो जाती हैं, तो हमारा दिमाग उस खालीपन को प्रोसेस नहीं कर पाता। वो खामोशी खुद एक अनचाही मौजूदगी का एहसास कराने लगती है। एक खाली हॉस्टल, रात के 1:30 बजे, ये एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल सेटअप है। और इसी सेटअप में उन्होंने वो किया जिसे वो अपनी चिट्ठी में एक गलती कहती है। क्या? उन्होंने पवित्रा नाम की एक लड़की के बारे में बात करनी शुरू कर दी। ओके। पवित्रा उनकी एक सीनियर थी जिसने 1 साल पहले उसी हॉस्टल के कमरा नंबर 210 में सुसाइड कर लिया था। तो यहाँ एक बैक स्टोरी है, एक ट्रेजेडी जो उस जगह से जुड़ी हुई है। हाँ, और बात सिर्फ जिक्र करने तक नहीं रुकी। अनन्या और मीरा ने मजाक में पवित्रा को डरपोक कहा। वो ये कल्पना करने लगी कि उसने पंखे से कैसे खुद को लटकाया होगा, उसके पैर कैसे हवा में झूल रहे होंगे। और ये सब बातें वो कहाँ कर रही थी? यही तो सबसे बड़ी बात है। ये सारी बातें वो ठीक कमरा नंबर 210 के बंद दरवाजे के सामने कॉरिडोर में बैठकर कर रही थी। ये तो आग में घी डालने जैसा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। आप देखें, ज्यादातर पैरानॉर्मल कहानियों में घटनाएं तब शुरू होती हैं जब कोई किसी आत्मा का अनादर करता है, उसे चैलेंज करता है या उसका मजाक उड़ाता है। बिल्कुल, ये महज एक संयोग नहीं लगता कि उन्होंने एक असल इंसान की मौत का मजाक उड़ाया, और वो भी ठीक उसी जगह पर। ये एक तरह की प्रोवोकेशन है। अनन्या लिखती हैं कि उस वक्त उन्हें ये कोई बड़ी गलती नहीं लगी, बस एक बेफिक्री वाला मजाक था। लेकिन घटनाएं लगभग तुरंत ही शुरू हुई है ना? हाँ, ऑलमोस्ट इमीडिएटली। और पहली चीज थी एक आवाज। कैसी आवाज? एक तेज मेटालिक ड्रैग की आवाज, जैसे कोई लोहे की भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो। वो दोनों एकदम सन रह गईं। आवाज कमरा नंबर 210 के अंदर से आई थी, जो बाहर से बंद था। हाँ, जिसका दरवाजा बाहर से बंद था। अंदर किसी के होने का सवाल ही नहीं था। ये दिलचस्प है। पहली घटना कोई घोस्टली वेल या फुसफुसाहट नहीं है, बल्कि एक ठोस, एक फिजिकल आवाज है। सही। ऐसी आवाज जिसे हम पहचानते हैं, लोहे का घिसटना, ये डर को और बढ़ा देता है, क्योंकि ये आवाज असल दुनिया की है, पर उसका सोर्स नामुमकिन है। और वो आवाज दोबारा आई, इस बार और साफ, जैसे कोई अंदर लोहे की खाट या कोई बेंच घसीट रहा हो। तो ये कोई रैंडम नॉइज नहीं है, इसमें एक पर्पस लग रहा है। बिल्कुल। इसके बाद वो दोनों डरते डरते दरवाजे के पास गईं और कान लगाकर सुनने की कोशिश की। ओके। अचानक घिसटने की आवाजें बंद हो गईं, और फिर मीरा ने फुसफुसाकर कहा, अनन्या, मुझे एक लड़की की आवाज सुनाई दे रही है। अच्छा। अनन्या ने भी सुना। दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ से एक लड़की की फुसफुसाहट। और ये आवाज कैसी थी? तेहा गुस्सा। यहाँ पे एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल एंगल है। हाँ। अगर भाषा समझ में आती, हाँ, तो दिमागों से प्रोसेस करने की कोशिश करता। सही। लेकिन एक अनजान भाषा में गुस्से भरी फुसफुसाहट ये संकेत देती है कि वो कम्युनिकेशन किसी इंसानी दायरे से बाहर का है। ये सुनकर तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। जाहिर है। वो दोनों फौरन भागकर अपने कमरे नंबर 209 में गईं
और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उनका कमरा 210 से सटा हुआ था। हाँ, और वो फुसफुसाहट अब दीवार के पार से आ रही थी। तो अब वो आवाज उनके पर्सनल स्पेस में घुस चुकी थी। वो उससे बच नहीं सकती थी। और फिर शुरू हुई दस्तक। हाँ, और अनन्या कहते हैं कि वो दस्तक बहुत अजीब थी। मतलब कोई घबराहट में नहीं बजा रहा था, वो धीमी थी पर एकदम नपी तुली। एक पैटर्न था। एक पैटर्न? कैसा पैटर्न? 3 बार दस्तक, फिर खामोशी, फिर 2 बार दस्तक, फिर खामोशी और फिर 1 बार। 3, 2, 1, एक काउंटडाउन। हाँ, एक परफेक्ट काउंटडाउन। ये किसी शरारत से कहीं ज्यादा भयानक है। बहुत ज्यादा। इसमें एक इंटेलिजेंस, एक सब्र दिखाई देता है। 20 मिनट तक एक ही पैटर्न में दस्तक देना एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का तरीका है। वो दस्तक कह रही है, मुझे पता है तुम अंदर हो, मैं कहीं नहीं जा रही। और ये लगभग 20 मिनट तक चलती रही। बाप रे। अनन्या लिखती हैं कि वो उनकी जिंदगी के सबसे लंबे 20 मिनट थे। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाकर सोचा कि शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा है। ये तर्कसंगत वजह खोजने की आखिरी कोशिश थी। दिमाग हमेशा एक रैशनल एक्सप्लेनेशन चाहता है। बिल्कुल। इसी छोटी सी उम्मीद के सहारे उन्होंने एक झटके में दरवाजा खोला और कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। कुछ भी नहीं। पूरी विंग में दूर दूर तक कोई नहीं था। और अनन्या इस बात पे जोर देती हैं कि दस्तक दरवाजा खोलने के आखिरी सेकंड तक बजती रही थी। मतलब जो भी दस्तक दे रहा था उसे दरवाजे के ठीक सामने होना चाहिए था ना। एग्जैक्टली। पर वहाँ कोई नहीं था, ना भागने की आहट, ना कोई साया, कुछ भी नहीं। और ये उस अनुभव का क्लाइमैक्स है। वो पल जहाँ तर्क खत्म हो जाता है और असली दर्द शुरू होता है। हाँ। खाली कॉरिडोर इस बात का सबूत था कि वो जिसका सामना कर रही थी वो उनके हॉस्टल का कोई इंसान नहीं था। ये फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी का मोमेंट है। सही बात है। कोई बिना आवाज किए, बिना दिखे, पलक झपकते ही गायब कैसे हो सकता है? यहीं पर डर यकीन में बदल जाता है। उस रात वो दोनों सो नहीं पाई। वो बस बत्ती जलाकर एक कोने में बैठे रहीं, हर छोटी सी आहट पर कांप जाती थी। मैं सोच सकता हूँ। अगली सुबह जब उन्होंने अपने दोस्तों को ये सब बताया तो किसी ने यकीन नहीं किया। ये भी ऐसे अनुभवों का एक आम हिस्सा है। सबने कहा कि ये उनका वहम था या खाली हॉस्टल की वजह से वो डर गई थी। जब आपको कोई बिलीव नहीं करता तो वो अनुभव आपके अंदर और ज्यादा मजबूत हो जाता है। आप उसे खारिज नहीं कर पाते। सही। एक तरह से आप उस डर के साथ अकेले रह जाते हैं। उन्होंने फौरन हॉस्टल वार्डन से बात करके अपना कमरा बदल लिया। समझदारी का काम किया। अनन्या अपनी चिट्ठी खत्म करते हुए लिखती हैं कि उस दिन के बाद से उन दोनों में से किसी ने भी दोबारा कमरा नंबर 210 के सामने से गुजरने की हिम्मत नहीं की। बिल्कुल नहीं की होगी। उन्हें आज भी यही लगता है कि पवित्रा को उनके शब्द पसंद नहीं आए थे और उनका नाम पुकार कर, उनका मजाक उड़ाकर उन्होंने उसे वापस बुला लिया था। एक तरह से देखें तो ये घटना एक क्लासिक गोस्ट स्टोरी के सारे एलिमेंट्स को पूरा करती है। एक दुखद मौत से जुड़ी जगह, एक उकसावे वाली हरकत, आवाजों से शुरुआत, फिर एक पैटर्न वाली दस्तक और आखिर में एक असंभव नजारा। बिल्कुल। तो अनन्या लामन की ये चिट्ठी सिर्फ एक डरावनी घटना का ब्यौरा नहीं है। ये इस बात का एक केस स्टडी है कि कैसे शब्द और इरादे, जिन्हें हम अक्सर हल्के में लेते हैं, जिन्हें हम हल्के में लेते हैं, वो एक भयानक अनुभव को जन्म दे सकते हैं। एक साधारण सी बातचीत कैसे खौफ में बदल गई। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमारे शब्दों में, खासकर किसी मृत व्यक्ति के लिए कहे गए अपमानजनक शब्दों में, सच में कोई ऐसी ऊर्जा होती है जिसे हम समझ नहीं सकते? क्या अनादर की आवाज इतनी तेज हो सकती है कि वो दूसरी दुनिया की खामोशी को भी तोड़ दे? अनन्या और मीरा के लिए तो शायद इसका जवाब हाँ है, और उनका अनुभव हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर करता है। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है ecosfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।